हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2019 जो असम और मेघालय का पेपर था उसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पार्ट बी को। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस क्वेश्चन आंसर लेक्चर सीरीज में। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो एक बार प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द थ्री सक्सेसिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली दीज एलिमेंट्स आर। तो देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल आपको क्या देखना है यहाँ पर कि सेकेंड वाले का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू पहला, एंड देन थर्ड वाले का पहले से ज्यादा है बट इससे कम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, क्योंकि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कि अगर यहाँ पर आप देखो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो 2p2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2p3 है और इसमें 2p4 है। ठीक है, तो ये जो है नाइट्रोजन ये हाफ फील्ड है, ठीक है, जबकि बाकी हाफ फील्ड से कम है, ये हाफ फील्ड से ज्यादा है ऑक्सीजन। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस से ये साइज मतलब उसका घट जाता है और वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है निकालना यहाँ से। तो मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, बट यहाँ पर ये सेकेंड वाले का ज्यादा है थर्ड वाले से। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन होता है कि अगर आपका हाफ फील्ड या फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अगर आप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उसमें आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो इस वजह से आपका नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो ये जो है क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीन सक्सेसिव एलिमेंट हैं। तो सेकेंड ऑप्शन ये करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो देखिए ये जो है क्या होता है इस रिएक्शन में कि कोई एक ही स्पीसीज होती है जिसका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, एक ही स्पीसीज का, तो उसको बोलते हैं हम डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। तो यहां पर आप देखो, अगर आप सिंपल पढ़े भी होंगे, अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो है सिंपल ऑक्सीडेशन होता है वाटर में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो सॉरी रिडक्शन होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड का। तो ये देखो आप H2O2 सिंपल, यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 0 है। तो -1 से -2 इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज किया और यहाँ से इंक्रीज किया। तो एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है जबकि यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो कर रहा है। तो बाकी ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। स्टिल अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप देख लो कि H2O2 और ओजोन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो H2O2 कन्वर्ट हुआ H2O में, लेकिन इसका रिडक्शन नहीं हुआ, मींस ऑक्सीजन कन्वर्जन नहीं हुआ। ठीक है, तो सिंपल ये रिडक्शन तो हुआ लेकिन ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। अगर आप यहां पर देखो तो ओजोन है, O3 है, ये कन्वर्ट हुआ O2 में। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या हुआ, सिंपली सेम है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये रिएक्शन नहीं दे सकता है, ऐसे ही इस केस में भी है और यहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर बाय द फोटो सिस्टम सेकेंड। तो ये आपको सबसे पहले समझना होगा कि फोटो सिस्टम सेकेंड वाला प्रोसेस क्या है। यहां पर देखिए ये पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पर क्लोरोफिल पे लाइट पड़ती है और ये जो है वाटर कहाँ से आता है, रूट से। ठीक है, ये जो पेड़ का है वहां के रूट से आता है, तो वो वाटर जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीजन में +4H+ और वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन वो लेकर के इसको एक्साइटेड कर देता है और ये क्लोरोफिल एक्साइटेड स्टेट में जाता है। देन फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन का फॉर्मेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे करके ADP से ATP बनता है। ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, हमें इस पे नहीं जाना है, हमको मेन पहला स्टेप देखना था कि यहाँ पर जो है वाटर जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो सिंपली आप देख रहे हो कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो इसका जो सेकेंड ऑप्शन है वो करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ कंपाउंड ऑल हैविंग द पॉलीमरिक स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर। तो सिंपली आप देखो कि जो ये आपका एल्युमिनियम फैमिली है, ये जो है शो करते हैं पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ट्राइफ्लोराइड और गैलियम ट्राइफ्लोराइड ये दोनों शो करते हैं। तो सिंपल ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है, एल्युमिनियम फ्लोराइड इस टाइप से होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक एल्युमिनियम आकर के कंबाइन करता है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर शो करता है। और सिमिलर स्ट्रक्चर होता है गैलियम ट्राइफ्लोराइड का। और SnF4 का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें 4 एटम होते हैं, ठीक है। और ये आपका इस टाइप से होता है Sn का कॉम्प्लेक्स, और ये कंबाइंड करके SnF के साथ, तो इस तरह से आपका ये ऑक्टाहेड्रल लैटिस फॉर्म करता है। बस इसके लैटिस के बीच में भी जो है लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, जो कि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। बाकी ऑप्शन आप निगलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है, अगर आप चौथे ऑप्शन में देखिए तो सिलिकॉन ऑक्साइड जो है ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर शो करता है। बाकी ClO2 ये नहीं शो करता है, ये भी नहीं शो करता है। KH ये भी नहीं शो करता है, NH भी नहीं शो करता है, MgH2 ये भी नहीं शो करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AsF5 ये नहीं शो करेगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका, ठीक है। तो ये था इस तरह से। अगला क्वेश्चन है कि टू एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एट द रूम टेम्परेचर द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो देखिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होता है कि जब आपके T2G में अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो, और अगर टेट्राहेड्रल है तो T2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये है तो वो उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर कोबाल्ट पहला कॉम्प्लेक्स है, तो कोबाल्ट यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 है, मतलब 4s2 3d7 होता है। तो यहाँ से 2 निकल गए, d7 होगा इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। और हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन में मतलब क्या होगा, T2G नीचे होगा, Eg ऊपर होगा। आप इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दो, 1 2 3 4 5 और 6 7, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मीन्स इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो अगला देखो आप निकिल NiCl4 वाले में, तो यहाँ पर निकिल क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 3d8 होगा। तो यहाँ पर आप टेट्राहेड्रल होगा, तो यहाँ पर नीचे E होगा और ऊपर क्या होगा, T2 होगा। तो सॉरी G नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो T2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि यहाँ क्रोमियम के केस में क्या है, क्रोमियम +2, ठीक है। तो +2 में क्या होगा कि ये 3d4 होगा, ठीक है। D4 सिस्टम कैसे देगा, T2G और Eg, तो 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये Cl है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो इसी में होगी पेयरिंग, ठीक है, CFSC ज्यादा है, तो यहाँ पर भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। अगला वाला है फोर्थ ऑप्शन कि यहाँ पर En है, तो निकिल +2 में है, निकिल +2 में है, और ये होगा D8 कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस तरह से आपका होगा, कैसे कि T2G होगा और यहाँ पर Eg होगा। तो सिंपल 1 2 3, और यहाँ पर पहले पेयरिंग हो जाएगा 4 5 6 और 7 8। तो यहाँ पर देखिए आप Eg में और जो इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड है, तो यहाँ पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से आपका फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ रहा है, आपको 3 कंपाउंड दिए हुए हैं। तो क्या क्या है, पहला है आपको मेटल सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है, और यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। दूसरा है आपका मिथाइल ग्रुप सल्फर के साथ लगा है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और मिथाइल ग्रुप ये है। तीसरा आपका है कि SOM है यहाँ पर और मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। तो आप देखिए इन तीनों को क्लियरली आप देख के समझ सकते हैं कि कहाँ पर
आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पहले देखिए, आप इसको देखिए, यहां पर मिथाइल है, डबल बॉन्ड O है, मिथाइल है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमेरिक, तो ये यहां पर जो है क्या देगा, इंडक्टिव इफेक्ट देगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंडक्टिव इफेक्ट होगा मिथाइल ग्रुप का, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब यहां पे आप देखो कि सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो यहां पर एक लोन पेयर होगा, और यहां पर भी है एक लोन पेयर होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, और यहां पर क्या है, 3 और 5 है, तो मतलब ये आप इस तरह से समझो कि सल्फर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर 2 हो गया, तो यहां पे 6 है पूरा, और यहां पर आपका जो है 3 2 5 और एक इलेक्ट्रॉन और होगा इसके पास। ठीक है, मतलब ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर ही फॉर्म करेगा। ठीक है, वहां पर तो आप देखो कि यहां पर मिथाइल ग्रुप जो है ये इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि यहां पर जो मेटल है इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, तो ये जो है इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ठीक है, सल्फर के, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो इस वजह से क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन सल्फर की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये जो है इस फोर्स कांस्टेंट इस बॉन्ड का इंक्रीज कर जाएगा, मतलब इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन सब में ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये ज्यादा होगा। इसके बाद यहाँ पर देखो और इसमें कंपेयर करना है, तो सिंपल यहाँ पर क्या था कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था स्टार्टिंग में, अब ये जो है यहाँ आया है, मतलब ब्रेक किया है, सपोज कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज आया और उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है आपका क्या, मेटल कर रहा है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल खींच रहा है अब, तो यहाँ पर ये सिंपली सिंगल बॉन्ड बन गया, तो सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऑलरेडी कम होगी कंपेयर टू डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा इससे। तो सिंपल अगर आप देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा होगा, मतलब ये 1 वाले का सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा, फिर 2 का होगा, फिर 3 का होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इजीएस्ट टू रिड्यूस। ये क्वेश्चन अच्छा था। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आयरन के साथ फिनोल्फथ्रोलिन का कॉम्प्लेक्स है, वाटर का है, और साइनाइड का है, एडीटीए का है। तो आयरन जो है ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 दोनों में ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करता है। तो यहाँ पर जो फिनोल्फथ्रोलिन है इसका पहले आपको समझना होगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको कौन से कॉन्सेप्ट से होगा कि यहाँ पर क्या है कि मेटल, आप देख रहे हैं कि फिनोल्फथ्रोलिन जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये इसका स्ट्रक्चर है फिनोल्फथ्रोलिन का। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। आपका दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है साइनाइड के साथ है, और तीसरा जो है ये ईडीटीए के साथ है। तो ये भी बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी है, और साइनाइड तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन ये पाई एक्सेप्टर है और ये भी पाई एक्सेप्टर है। तो देखिए यहाँ पर जो आयरन होता है ये जैसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है वाटर के केस में, तो ये +3 में स्टेबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मेटल का जो मीन्स T2G इलेक्ट्रॉन है वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाकर के स्टेबल हो पाते हैं। तो ये मतलब पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी नहीं है वाटर के पास, तो इसलिए वाटर जो है +3 में स्टेबल होता है। सेम केस जो है आपका ईडीटीए के साथ होता है कि ये भी जो है पाई एक्सेप्टर लिगेंड नहीं है, तो ये भी जो है यहाँ पर +3 में स्टेबल होता है। अब बात आती है साइनाइड का केस और फिनोल्फथ्रोलिन का केस। तो साइनाइड के केस में पाई एक्सेप्टर लिगेंड है, लेकिन फिनोल्फथ्रोलिन जो है वो साइनाइड से ज्यादा पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ जो आयरन +3 में है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के +2 में जाना चाहता है। और क्यों जाना चाहता है, क्योंकि +2 जो है ये आपका D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, D6 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीटली फील्ड होता है, तो ये T2G ऑर्बिटल है और ये जो है EG ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर इसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा सेपरेशन इसके बीच में हो जाता है, मतलब जो CFSC की वैल्यू है ΔO का ये हाई होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि मेटल का जो HOMO है मींस हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल T2G ये नीचे होता है, और ये इतना नीचे आ जाता है कि यहाँ पर जो लिगेंड आपका यहाँ पर होता है, तो लिगेंड का
एंटी बॉन्डिंग का जो ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग का, उसका ये जो है इसका बॉन्डिंग का है, लिगेंड का बॉन्डिंग, और ये जो है एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ऑलमोस्ट जो है यहाँ इसके इक्वल हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजिली इसके पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये जो है एक तरह का बैक बॉन्डिंग होता है, तो जो यहाँ पर आयरन 2+ के केस में फेवरेबल होता है। तो यहाँ पर ये पाई ओवरलैपिंग की वजह से तो सबसे फास्ट जो है आपका इजीएस्ट जो रिडक्शन होगा ये फेनेंथ्रोलिन के केस में होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो आयरन के पास है +2 स्टेट में वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। क्लियर है? और ये चीज साइनाइड के केस में नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइनाइड का जो CFSE है ये फेनेंथ्रोलिन से कम है। तो मतलब ईजीएस्ट पूछा है, तो इस वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा इजी होगा। वहां पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, लेकिन वो इससे कम होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द सिल्वर हाइलाइट इन द लिक्विड अमोनिया इज। तो देखिए लिक्विड अमोनिया जो है ये सिंपली आपका जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि हाइलाइट जो होते हैं, मेटल के हाइलाइट होते हैं, इनकी हम सॉल्युबिलिटी देखते हैं कि कितनी है यहाँ पर। तो सिंपल अगर हमारे पास कोई भी हाइलाइट है, सपोज AgX है, तो ये अगर अमोनिया के साथ कंबाइन करता है तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है? लीनियर कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH2 होल ट्वाइस 3 होल ट्वाइस, और ये प्लस कॉम्प्लेक्स बनता है, और यहाँ पर कोई भी हाइलाइट जो भी होगा ये निगेटिव होगा। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स ये बनता है, तो ये लीनियर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो यहाँ पर देखो जिसकी यहाँ पर साइज ज्यादा होती है, ठीक है, तो जो हाइलाइट की साइज ज्यादा होती है वो इजीली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया में। हाँ, मतलब वो इजीली जो है ब्रेक करके जो है अमोनिया के साथ सॉल्युबल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो यहाँ पर आयोडाइड सबसे ज्यादा साइज होता है, तो साइज फैक्टर की वजह से ही यहाँ पर ये सबसे पहले ब्रेक करता है कंपेयर टू बाकी हैलोजन, और ये ब्रेक करके उस अमोनिया के साथ मींस मिल करके सिल्वर का सॉल्वेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये कॉम्प्लेक्स सबसे पहले फॉर्म होगा Ag आयोडाइड के साथ। तो इसलिए जो है सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पर ये सिल्वर आयोडाइड की होती है लिक्विड अमोनिया में। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट पेयर ऑफ आयन फॉर विच ओनली द ग्राउंड स्टेट J लेवल इज पॉपुलेटेड एट रूम टेम्परेचर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेप्शन होता है हमारे पास यूरोपियम 3+ और समरेशियम 3+, इन दोनों में क्या होता है कि अगर हमारे पास नॉर्मल हम बोल रहे हैं कि अगर ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है, तो रूम टेम्परेचर पर ये जो एनर्जी होता है इनके बीच का KBT, ये इतना मिल जाता है इनको एनर्जी कि जो मॉलिक्यूल यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं वो एक्साइट होकर के एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से जो है क्या होता है कि इनका जो हम ऑब्जर्व मैग्नेटिक मूवमेंट है और कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मूवमेंट है वो डिफरेंट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है ग्राउंड स्टेट का वो कम होता है, एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाता है अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं यूरोपियम और समरेशियम के केस में। अब आप इसको जो है यहाँ पर नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो आपका क्या है कि मतलब एक तो ये ट्रिक है कि आप यहाँ से पता कर लिए कि हाँ ये दोनों कॉम्प्लेक्स जो है ये ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो आप देखो कि ये जिसमें ऑप्शन होगा ये तो नहीं होगा, ठीक है। तो यूरोपियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे समरेशियम है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही ऑप्शन एक मिल रहा है आपको, ठीक है। तो एक तो ये मेथड हो गया कि यहाँ से आप कर लिए। अगर आपको ये चीज नहीं याद है तब भी आप इसको कर सकते हो। सिंपल क्या करना होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना होगा कि सीरियम के केस में क्या है और dy के केस में क्या है, या आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद रखना होगा और सिंपल आपको J वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं अगर सीरियम 3+ का, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है इसका होता है 4f1। तो अगर आप इसका S वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 1/2 आएगा, जबकि अगर आप L वैल्यू निकालोगे जो कि समेशन ओवर ml होता है, ठीक है, तो ये आएगा आपका कितना 3 आएगा। तो यहाँ से अगर आप J निकालोगे तो क्या होगा, हाफ फील्ड से कम है तो L - S होगा,
तो यहाँ से आप सिंपली 3 माइनस 1/2 कर सकते हैं, तो ये आएगा आपका 5/2। सेम आप जो है समरेशियम के लिए लगा सकते हैं। समरेशियम 3+ जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 4f5, ठीक है। तो यहाँ पर जो s वैल्यू है ये आपका आ जाएगा 5/2, जबकि आपका जो l वैल्यू होगा ये आप निकालना है समेशन ओवर ml से, तो आपका कितना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा 5। तो l की वैल्यू आपका इसके केस में आएगा 5। तो j अगर आप निकालोगे तो ये क्या होगा, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से कम है, ठीक है। तो l माइनस s, तो 5 माइनस 5/2, तो ये आपको मिल जाएगा कितना, ये आपको मिलेगा 5/2 मतलब 2.5, ठीक है। अब आप यूरोपियम का देख लो, यूरोपियम 3+, इसमें क्या होगा, L का वैल्यू कितना होगा, बोलो। तो L का वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पर। सिंपली जो है आपको क्या करना है, ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। 7 ऑर्बिटल बना लो आप, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। तो आपको मैंने ये नहीं बताया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये तो आपको पता ही है। 4f यहाँ पर क्या होता है, यूरोपियम 3+ 6 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये नहीं होगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो -3 -2 -1 0 +1 +2, ठीक है। तो +2 तक कैंसिल हो गया, सिंपल आया 3। तो L की वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, और S की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6/2, तो ये हो गया आपका 3। तो अगर आप L माइनस S निकालोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो dy 3+ के लिए भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4f9 है, तो यहाँ पर अगर आप L निकालोगे तो वो 5 आएगा, जबकि S अगर आप निकालोगे, ठीक है, टोटल स्पिन, तो ये आएगा 5/2। तो J की वैल्यू यहाँ पर आएगा आपका 5 + 5/2, क्योंकि हाफ फील्ड से ये ज़्यादा है तो L + S लगेगा, तो ये आएगा 15/2। तो ये देखिए आप J की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि dy 3+ सबसे ज़्यादा होगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप यूरोपियम 3+ और समरेशियम 3+, इन दोनों का J वैल्यू कम है। और अगर आप सीरियम और समरेशियम में कंपेयर करोगे तो समरेशियम का हमें पता है कि एक्सेप्शन होता है, तो इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स Ma3BCD। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन का अगर आप देखें तो आपको अगर नहीं पता है कि Ma3, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं अगर आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसका एक सिंपलेस्ट और इजी ट्रिक आपको बताता हूँ कि आप अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना होता है जो लिगेंड का दिया होता है। तो यहाँ पर आपका A3 लिगेंड दिया है, तो एक मैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाना हूँ AA, दूसरा AB और तीसरा क्या हो जाएगा C और D, ठीक है, ये एक सेट हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि AA सेम हो और यहाँ पे AC हो और यहाँ पर क्या होगा BD होगा, ठीक है, ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा कॉम्बिनेशन ये है कि ये लोग ये A रहेंगे और ये होगा A और D और यहाँ पर मैं कर दूं इसको B and C, ठीक है। चौथा कॉम्बिनेशन क्या होगा कि A B कर दिया मैंने और B C कर दिया और A और D कर दूंगा। तो ये देखिए आपके पास ये 4 पॉसिबल सेट है। तो इससे इस ट्रिक से आप किसी भी जो है स्टीरियोमर्स को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको जितने जो है यहाँ पर लिगेंड के सेट मिलेंगे उतना आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा 4, ठीक है। अब मतलब जो आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल गया, इजीली मिल गया, बस आपको यहाँ पे लगाना है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के कितने तरीके हैं इसके अरेंजमेंट के लिगेंड के, वो आप सिंपली यहाँ पे कर दो, आप इजीली सॉल्व कर ले हुए जाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए 4। अब यहाँ पर देखना है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें कौन सा सेट है। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि अगर किसी भी सेट में अगर 2 लिगेंड का रिपीटिशन हो जाए AA या फिर AB और AB, ठीक है, तो ये जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो सेट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये बस आप याद रखो, ठीक है। अब इसको कर ले जाओगे, देखो ये सेट जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये भी होगा,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं है, तो ये जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ये सेट। अगर ये एक्टिव होगा तो क्या देगा, दो सेट देगा, एक डी देगा और एक एल आइसोमर देगा। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है तो कितना होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल हमारे हो गए 4, ठीक है, प्लस ऑप्टिकल हमारे हो गए 1, तो टोटल हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इसको आइसोमर्स को कंसीडर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना होगा 3 को। ठीक है, मतलब ये जो 3 इनएक्टिव सेट है प्लस एक जो है एक्टिव सेट है, तो 3 आपके इनएक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जबकि 2 जो है ऑप्टिकली एक्टिव है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ से 5। ठीक है, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तब भी 5 आएगा, और यहाँ से अगर इसको 2 सेट में कंसीडर कर रहे हो तब भी यहाँ से आएगा, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 होगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को जो है इस पे एक वीडियो बना दूं, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स पे, तो कैसे निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स का, तो मैं उसको कर सकता हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता देना। अगला क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो देखिए यहाँ पर आयरन FeCO9 और क्रोमियम ये है कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर आप देखो आयरन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4s2 3d6 होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 इंटू 2 प्लस 9 कार्बोनिल है, तो 9 इंटू 2 तो कितने हो गए, 16 प्लस 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, तो ये सिंपल आपका हो जाएगा 34। तो यहां से तो ये लग रहा है कि नहीं फॉलो करता है, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे मेटल कार्बोनिल का, तो आयरन यहाँ पर 2 आयरन है, ठीक है, और यहाँ पर 9 कार्बोनिल है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 3 CO है, और 3 जो CO है वो ब्रिजिंग वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है, तो अगर आप इसको निकालोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ 3 कार्बोनिल है, तो अगर एक का निकालोगे आयरन का तो 8 आयरन हुआ हो गया, प्लस 3 ये टर्मिनल वाले कार्बोनिल 6 दे दिए, प्लस आपका देखो यहाँ पर, तो ये देखिए आप 3 इन लोगों से मिल जाएगा, 3 जो कार्बोनिल है ब्रिजिंग वाले, तो 3 ये दे दिए, और प्लस एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है, तो एक वहां से आएगा। तो अब आप देखो ये टोटल 18 हो गया, 6 3 9 9 1 10 10 8 18। ठीक है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, ये भी करेगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आप देखो कि क्रोमियम NO4, तो यहां पर देखो कि NO जो है 2 टाइप का जो है लिगेंड डोनेट कर सकता है, एक 3 और एक 1। ठीक है, तो यहां पर देखो आप 4s1 3d5 होता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है, और NO कितना देगा आप, अगर यहां पर देखें तो ये 3 अगर एक देगा तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 प्लस 6 18। तो ये जो है यहाँ पर NO जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जबकि यहाँ मॉलिब्डेनम में आप देखो तो 6 होगा, प्लस साइनाइड कितना डोनेट करेगा 2, एक साइनाइड 2 करेगा, तो 6 साइनाइड है तो 12। ठीक है, और कितना हो गया प्लस, अब मतलब इसमें से ऑक्सीडेशन स्टेट इसका माइनस करना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर +2 है, तो यहाँ पर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये 16 बन जाएगा, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। तो सिंपल आपका जो है ए और बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। आपका क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मेटल कार्बोनिल विच इज आर आइसोस्ट्रक्चरल टू ऑस्मियम 3 CO12 एट 298 केल्विन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए ऑस्मियम जो है ये 5d ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो इसके पहले क्या है आयरन और रुथेनियम कॉम्प्लेक्स आते हैं। ठीक है, इस सीरीज में तो सिंपल ऑस्मियम का जो है साइज ज्यादा है, तो अगर मेटल का साइज अगर बढ़ता है तो उसका जो है ब्रिजिंग टेंडेंसी डिक्रीज करता है। ये आपको बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ऑस्मियम का जो ये स्ट्रक्चर है 3, इसमें ऑस्मियम जो है मेटल होते हैं, ये आपस में 4 कार्बोनिल के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी होगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है CO का। लेकिन जब आयरन के केस आता है तो आयरन के केस में ब्रिजिंग इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन के केस में 3 CO रहता है सबके पास, और ये बाकी जो 3 CO होते हैं वो ब्रिजिंग के रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ब्रिजिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है, और
इसके केस में ब्रिजिंग टेंडेंसी कम होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा रुथेनियम से, ना कि आयरन से। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक एटम अगर रहेगा तो ये जो है कर सकता है। तो ये सी और डी जो ऑप्शन है आपके, ये इसके करेक्ट होंगे। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि द कंपाउंड OCNO ये हैज एंगल 131 डिग्री, CO बॉन्ड लेंथ 11 ppm। द लुईस स्ट्रक्चर कंसिस्ट विद दिस डाटा। फॉर्मल चार्ज निकालना है यहाँ पर। तो ये आप यहाँ पर कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा, ये पहले क्या होगा कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बनेगा, फिर ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ बनेगा, यहाँ पर लोन पेयर है, फिर ये कार्बन होगा और ये कार्बन जो है ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर +1 चार्ज होगा, तो ये इस तरह से प्लस होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका इसका है। अब ये बोल रहा है कि CNC एंगल 131 है, 131 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि ये आपस में लोन पेयर का रिपल्सन बढ़ा है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल डिक्रीज करा है। तो ये इस तरह से होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा और ये ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा कार्बन के साथ। नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये जो है इधर फॉर्म करेगा आपका। ठीक है, तो ये ठीक है। तो इसके बाद आप देखो यहाँ पर सिंपल क्या होगा, C ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस, तो ये जो है +1 होगा। सॉरी, यहाँ पे जो है ये माइनस फॉर्म करेगा ना, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, तो ये निगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर फॉर्मल, ये पूछा था कि फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो नाइट्रोजन पे -1 का जो है फॉर्मल चार्ज होगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वाचिंग।